सो गाइस वेलकम बैक टू ओन चैनल बुक्स रिव्यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में फॉर हिस्ट्री सिविक्स, जिसको फॉलो करके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। काफी बच्चों को हिस्ट्री सिविक्स काफी टफ लगती है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आपको रिमेंबर करनी होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और उनकी पोस्ट रहती हैं, प्लस आपका सिलेबस भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, किस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स में बनते हैं और किस तरीके से चीजों को रिवाइज अच्छी तरीके से करते रहना है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री को ही देखें तो ये हिस्ट्री आपकी 3 फेजेस में डिवाइडेड है: इंडियन नेशनल मूवमेंट, मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अगर हम लोग देखें तो जो दो पार्ट्स है आपके, जो शुरू के दो पार्ट्स है इंडियन नेशनल मूवमेंट का और मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये काफी ईजी हैं लेकिन ये काफी लेंदी हैं और इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और इसमें काफी सारी चीजें याद रखनी है। और जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है वो काफी छोटा चैप्टर है, काफी सारी चीजें आपकी इससे हट भी गई हैं रिड्यूस सिलेबस की वजह से और रिवाइज सिलेबस जो आपका हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होता था लेकिन जो इसमें डिफिकल्टी वाली चीज़ें थी वो सब हटा दी गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाता है और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है एज कम्पेरिजन टू अबव टू। इसका वेटेज भी काफ़ी सही है, ये नहीं है कि इसका वेटेज बिल्कुल ख़राब है, वेटेज काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फिर आपको सिविक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं: यूनियन लेजिस्लेटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी, जो कि काफ़ी आसान चैप्टर्स है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वो काफ़ी ईजी और स्कोरिंग है। तो चलो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में ही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री को याद करना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 की तरफ देखते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से चीज़ों को याद करना है, उसी को आपको आगे के आने वाले चैप्टर्स में फॉलो करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या मिलेंगे, तो उसका भी वीडियो आपको एक अलग से मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, आपको अगर उसको देखना है उसको देख सकते हो, नहीं तो आपके बैच के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वीडियो है वो जल्दी आएगा। तो सबसे पहले इसमें कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें काफ़ी सारे कॉजेज आते हैं। अब आपको इस तरीके से ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट लिखने को नहीं आता कि कॉजेज क्या है डायरेक्ट लिखो, ऐसा नहीं आता। इसमें पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एक्सप्लेन करिए, बैटल ऑफ बुक्सार कब हुई थी। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वैसे ही आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और ज़्यादा डिटेल्ड में जाके चीज़ें नहीं पूछते, ये ऐसे पूछ लेते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सबसे पहली किस स्टेट पे लगी थी, तो आपको ये भी याद करना है। जैसे यहाँ पे लिखा द अर्लीस्ट सब्सिडरी ट्रीटी नेगोशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज विद द नवाब ऑफ अवध ओद इन 1765, by which the company undertook to defend the frontiers of Awadh on condition that Nawab of Awadh would pay for the expenses of such defense। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4-5 बार आ भी चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पूछ लेते हैं कि पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब अप्लाई हुई थी, तो वो झांसी के लिए अप्लाई हुई थी। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड इन 1857 लिविंग नो नेचुरल हायर, द विडोवेड रानी वाज पेंशन एंड द अडॉप्टेड सन आनंद राव वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लॉफुल सक्सेसर of the throne. The other prominent states which were annexed by applying the doctrine were Satara, Jaipur, Samalpur, Udaipur and Nagpur etc. तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। फिर ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ अलाइन मिसरूल, ये भी काफ़ी सारे इससे टॉपिक आ जाते हैं कि एक दो आपको पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है, कि अगर कोई जो ब्रिटिश रूल होता था वो देखता था कि कोई स्टेट का जो रूलर है वो सही तरीके से रूल नहीं कर रहा है अपने टेरिटरी पे, तो उसको जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप इसमें याद करने बैठेंगे बुक टू बुक की लैंग्वेज तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद अगर आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी सही रहेगा। और अगर एग्जाम से पहले आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो गई, हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छी तरीके से बनाने लगे, आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है उसको आप कॉपी में लिखने लगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके हिस्ट्री के हिसाब से और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपके अंदर थॉट प्रोसेसेस बनना शुरू हो जाएंगे, जो आपके मन में चल रहा है वो अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, तो वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कंपोजिशन राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सोशियो रिलीजियस कॉजेज आते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशियो रिलीजियस कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसमें जो आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है 9th वाला पॉइंट, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलने हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर को फिनिश करते हैं आपके शॉर्ट्स नोट बनते चाहिए, कोई बिग नोट्स नहीं चाहिए, शॉर्ट नोट्स। एक चैप्टर, जैसे आपका पहला चैप्टर तो इसके 4-5 पेज के एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ज़्यादा नहीं कि आपने पूरा ही सब कुछ लिख दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पॉइंट वाइज लिखना है,
ठीक है, पूरा पैराग्राफ स्टाइल में नहीं लिखना, पॉइंट लिखने हैं इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल एक क्विक रिवीजन का आपका काम करेंगे। जैसे मैं आपको नोट्स सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ये 3 साल पहले मैंने बनाए थे जब मैं 10th में था, तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में नोट्स बनाए थे। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी थी जो इंपॉर्टेंट थी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिख लिया था। वैसे इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लिखी थी। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू स्टाइल तो बहुत इससे बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी तरीके से कर लेना। जैसे इसके बाद चैप्टर 2 नेशनलिज्म था, तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ऐसे ही आपको फिर आगे चैप्टर देखने को मिलता है जो आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। कम से कम आपका एग्जाम से पहले एक चैप्टर 4 to 5 टाइम्स तो रीड होना ही चाहिए। आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा है, कोई और चैनल आपको नहीं बोल रहा होगा, और चैनल आपको बोलते हैं कि नोट्स ले लो हमारे, बस इससे पढ़ लो, लेकिन वो काम खराब है। नोट्स पढ़ के आपको पूरी स्टोरी लाइन समझ में नहीं आने वाली, तो आपको अच्छी तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी पढ़नी है। जैसे आपको बुक में ही क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स दिया रहता है, तो इससे अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कब कब हुआ था। अगर आप बीच से कोई भी पॉइंट उठा के पढ़ लोगे, उसके बीच का आपको पता नहीं है कि क्या हुआ। तो इसी वजह से नोट्स जब भी आप किसी और के पढ़ो तो अच्छा रहेगा कि आप पहले से पूरा चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लगा चुके हो। आपको ढंग से पूरी चैप्टर की रीडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक चैप्टर की रीडिंग 2 बार भी कर लेते हो, फिर आप उसके क्वेश्चंस देखते हो तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, आपको बिल्कुल ज़ीरो क्वेश्चंस लगेंगे वो। इसी वजह से आप अच्छी तरीके से कर लेना। मेन इवेंट्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं, सिर्फ चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, लेकिन आप लोग इसको पूरा पढ़ना क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि बोर्ड ने तो सिलेबस में चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स है इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस को भी बताया गया है। जैसे फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया, और इंक्रीज रेशियल बिटरनेस हो गई थी, रिलीजियस चेंजेस हुए थे, चेंजेस इज आर्मी, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही चेंजेस थे। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर ही आर्मी आती थी, तो इसी वजह से इसको पढ़ लेना, ये मत सोचना कि इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही इसके बाद फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 27 आपकी बुक में दिए इसको अच्छी तरीके से कर लेना। पिक्चर स्टडी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ये आपको देखने में टफ लगते हैं लेकिन ये काफ़ी ईजी होते हैं, और बोर्ड काफ़ी आसान क्वेश्चन देता है आपको। जो आपकी बुक में दिए है इतने टफ भी नहीं देगा, और काफ़ी आसान क्वेश्चन देगा। पिक्चर स्टडी अच्छी तरीके से कर लेनी है, पिक्चर स्टडी बहुत क्वेश्चन आते हैं पिक्चर स्टडी से। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। हिस्ट्री सिविक्स में अनलिमिटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं एक एक लाइन को उठा के उसका क्वेश्चन बना दूंगा एमसीक्यू के पर्पस में। तो और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं साथ ही साथ। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले से पता होने चाहिए कि किस तरीके से बन सकते हैं, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर रहे। तो उसी वजह से आपको कोई ना कोई एक बुक की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। सो फॉर दैट आप लोग रेफर कर सकते हैं ओसवाल गुरुकुल की जो क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, इनकी हिस्ट्री सिविक्स की भी आती है, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की आती है, साथ ही साथ जो इनके सैम्पल पेपर्स है। अगर आपको इनका डिटेल रिव्यू देखना है तो वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। इनकी बुकों में आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा था वो भी इसमें दिए हुए। तो अगर आपके नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है, आप नहीं लिख पाए, फिर आपको याद नहीं रहा, तो आप इससे भी देख सकते हैं। इसमें ऐसे मैप्स आपको बना के चीज़ें समझाई हुई हैं, तो ये काफ़ी सही रहेगा आपके रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से। जो मैं पॉइंट्स बता रहा था, इन्होंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, लेकिन ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नहीं कहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो आपके जो नोट्स होंगे वही आपको कंप्लीट देंगे इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं। इसके बाद फिर इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं जो कि आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको मैं कंटेंट सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चैप्टर टैगलाइंस, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ वो जो पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क का रहता है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, आपका जो पैराग्राफ का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो पैराग्राफ का फोर्थ क्वेश्चन आता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। मैं आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो सब इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन्होंने वो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी ये सैम्पल पेपर की बुक आती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए लिखने की हिस्ट्री सिविक्स के आंसर्स को, ना कि याद करके। आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं, अगर मैं टोटल चैप्टर्स के बारे में भी बात करूं तो आपको 5 चैप्टर सिविक्स के हैं एंड 15 चैप्टर हिस्ट्री के हैं। तो आप 20 चैप्टर्स को याद नहीं कर पाओगे, आपको उसको समझ कर ही करना पड़ेगा। आपने 7th 8th में हिस्ट्री सिविक्स को याद करा होगा, लेकिन अब याद करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप याद करते हो तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, बार बार रीडिंग लगानी पड़ेगी, जिससे आप गो थ्रू हो जाओ उन चीज़ों से। आपको अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको दिमाग में ही आ जाए कि वो बुक के कौन से सेक्शन में था। इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इनके हिस्ट्री सिविक्स के जो सैम्पल पेपर्स है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक के बाद अगर आप इसको करते हैं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से दिए हुए हैं। एमसीक्यू इन्होंने इसी के अंदर दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे इसके टेस्ट भी दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट भी आप इसको दे सकते हो। अगर आप ये पेपर कर लेते हो इसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। फिर आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था शॉर्ट आंसर्स आपके आते हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिर पार्ट सेकंड में आपको सेक्शन ए दिया हुआ है, फिर सेक्शन बी, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन भी डिटेल्ड में दी हुई है। आपको शायद ही कोई ऐसी बुक होगी पूरे मार्केट में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे। हर जगह आपको आंसर मिल जाएगा, एमसीक्यू की तो कहीं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलती है। तो इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रही है एमसीक्यूज की, और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनकी तो वैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी ही होती है, तो वो आपको इसमें दिया हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये बुक्स आपके लिए। तो इसको अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी जो बुक है वो सफिशिएंट नहीं रहेगी, भले ही आपकी कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, सफिशिएंट नहीं रहने वाली। आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस खुद फ्रेम करके करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही फिर आपको सेकंड चैप्टर दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा ये पूछा जाता है कि फर्स्ट 2 सेशंस कहाँ हुए थे और उनके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिवाइज कैसे करना है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने बता दिया किस तरीके से पढ़ना था। अब रिवाइज किस तरीके से करना है, नोट्स आपको आपके अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद आपको रीडिंग लगानी है चैप्टर की जितनी ज़्यादा हो सके। आप तेज़ी से रीडिंग लगाओगे, अगर आप पहले ही 2-3 चैप्टर को देखो तो रीडिंग लगाने में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगेगा, पहले 2 चैप्टर्स को। तो रीडिंग लगाने के बाद उसके तुरंत क्वेश्चन नहीं करने, आप पहले अच्छी तरीके से 1-2 चैप्टर्स की रीडिंग लगा लो, फिर उसके साथ मिलके आप क्वेश्चन करना। आप जैसे कोई क्वेश्चन बैंक देख रहे हो तो आप क्वेश्चन बैंक को बस रीड कर लो, ये नहीं कि उसके क्वेश्चन आपको लिखने हैं। लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हिस्ट्री सिविक्स में हर क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं और सैम्पल पेपर्स आपको लिख के देखने हैं। तो सैम्पल पेपर्स से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की ढंग से, और जब आप रीडिंग करोगे क्वेश्चन बैंक की अच्छे से, अच्छी तरीके से पूरी क्वेश्चन बैंक की रीडिंग कर लोगे, तो आपके मन में वही चीज़ें आती रहेंगी कि किस तरीके से लिखना है, और वो जो लैंग्वेज है वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को रिवाइज और लर्न करते रहना है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहती हैं उसको आप अच्छी तरीके से देखते रहो। ज़्यादा डेट्स नहीं आती इसमें, जो मेन डेट्स है कि कांग्रेस कब बनी थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुआ था, बस ये चीज़ें आती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें बिल्कुल डिटेल में दी रहती हैं वो आपको शॉर्ट आंसर्स में देखने को मिलती हैं। उसमें भी आप अगर डेट मेंशन नहीं करोगे तो कुछ होता नहीं है आंसर्स में। एमसीक्यू में भी आपको मेन जो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की डेट्स आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल्ड में जाके डेट्स याद नहीं रखनी है। ऐसे जाओगे तो 15 चैप्टर हिस्ट्री सिविक्स के डेट याद करते करते पागल हो जाओगे, तो उसका कोई काम नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो होता है वो भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।